प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है, इसको हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हम जो है यूनिट 1 और यूनिट 2 ये दो यूनिट जो है हम लोग जो है समाप्त कर चुके थे, और आपको जो है पूरी क्लास के बारे में चर्चा भी हमने कर दिया था। और आई होप कि वो चीजें आपको क्लियरली समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम आगे यूनिट 3 में ही आगे डिस्कस करेंगे, जो कि आज का जो पॉइंट हमारा डिस्कशन का होगा, प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग को डिजाइन किया जाता है और इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो कंफर्टेबल, सेफ, हेल्दी और फंक्शनल लिविंग स्पेस एक इंडिविजुअल और एक फैमिली को प्रोवाइड कर सके। इस तरीके का रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है हम बनाते हैं। प्रॉपर प्लानिंग से हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। फायदा ये मिलता है कि जो यूटिलाइजेशन होता है स्पेस का, वो इफिशियंट होता है, एडिक्वेट लाइटिंग होता है, वेंटिलेशन होता है, प्राइवेसी होता है और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग आर कॉमनली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग आइदर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स और आरसीसी फ्रेम्ड structures. Load bearing structure. Load bearing structure. A load bearing structure is a type of building construction in which the walls carry the load of the roof, floor and other structural elements and transfer it directly to the foundation. उन्हें लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि जो वॉल होता है वो कैरी करता है लोड को रूफ का, और फ्लोर कैरी करता है वॉल से फ्लोर, फिर स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है डायरेक्टली ट्रांसफर करता है फाउंडेशन में, और फाउंडेशन से फिर चला जाता है सॉइल में। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का अगर हम फीचर्स देखें तो थिक मेसनरी वॉल सपोर्ट द बिल्डिंग लोड, सुटेबल फॉर लो राइज बिल्डिंग, जो कि जनरली 2 से 3 मंजिला अगर बिल्डिंग है तभी तक जो है हमारा ये सूटेबल होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। मतलब इसमें क्या होता है कि जो दीवार हम बनाते हैं बहुत ही ज्यादा मोटा दीवार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोटा दीवार बनाते हैं। इकोनॉमिकल होता है फॉर स्मॉल रेसिडेंशियल हाउसेज, एंड कंस्ट्रक्शन जो है मेनली यूजेज ब्रिक, स्टोन्स और मोटार। वॉल एक्ट एज बोथ इनक्लोजिंग एंड लोड कैरिंग एलिमेंट्स, है ना। इनक्लोजिंग एंड लोड कैरिंग एलिमेंट्स दोनों के तौर पे काम करता है कौन? तो दीवार। एडवांटेज देखें तो सिंपल कंस्ट्रक्शंस, लो कॉस्ट, लेस स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड और गुड थर्मल इंसुलेशन जो है हमारा होता है। इसमें लिमिटेशंस होते हैं कि रूम का साइज जो है रिस्ट्रिक्ट होता है, यूजेबल फ्लोर एरिया रिड्यूस होता है, नॉट सुटेबल फॉर हाई राइज बिल्डिंग, और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटीज देखने को मिलता है। कंपोनेंट अगर देखें तो फाउंडेशन, लोड बियरिंग बाल, लिंटेल, रूफ स्लैब, डोर एंड विंडोज और फ्लोरिंग, ये इसके जो है कंपोनेंट आपका दिया गया है। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, तो रूफ और फ्लोर जो है ट्रांसफर करता है लोड बियरिंग वॉल के ऊपर, फिर वॉल जो है फाउंडेशन के ऊपर देता है, और फाउंडेशन जो है लास्टली सॉइल पे ट्रांसफर कर देता है लोड को। उसके बाद आता है आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, ये जो है बिल्डिंग इन विच बीम और कॉलम कैरी द स्ट्रक्चरल लोड। इसमें क्या कहते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में कि बीम और कॉलम जो है ये स्ट्रक्चरल लोड को कैरी करता है, ट्रांसफर करता है फाउंडेशन को, और फिर फाउंडेशन जो है ट्रांसफर करता है सॉइल के ऊपर। द वॉल डू नॉट कैरी लोड एंड फंक्शन ओनली एज ए पार्टीशंस। वॉल जो है पार्टीशंस के तौर पे फंक्शन करता है, ना कि ये आपका किसी भी तरीके का लोड को कैरी करता है। किसी भी तरीके का लोड को ये कैरी
नहीं करता है। फीचर्स देखें तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ आरसीसी बीम एंड कॉलम, वॉल आर नन लोड bearing, suitable for multi-story and high-rise buildings, provides flexibility in room management, better resistance to earthquake forces. Advantage: larger spans possible. Any large room and halls can be constructed without thick walls. Flexible planning, any interior wall are altered without affecting structural stability. तीसरा, suitable for multi-story buildings, commonly यूज किया जाता है in apartments and commercial buildings. चौथा, better earthquake resistance, यानी RCC frames can absorb and resist seismic forces effectively. एंड मोर यूजेबल फ्लोर एरिया, यानी थिनर वॉल होने के कारण से कारपेट एरिया जो है हमारा बढ़ जाता है, और जब कारपेट एरिया बढ़ेगा तो जो यूजेबल एरिया है वो भी हमारा फ्लोर का बढ़ जाएगा। इसका लिमिटेशंस के बारे में अगर बात किया जाए तो हायर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, क्योंकि इसमें स्टील, सीमेंट और फॉर्मवर्क लगता है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। स्किल्ड लेबर की भी जरूरत पड़ता है क्योंकि यहाँ पे रेनफोर्समेंट का, डिटेलिंग और कंक्रीट का काम होता है, और लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइम होता है क्योंकि फॉर्मवर्क और क्यूरिंग प्रोसेस जो है उसके कारण से कंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन क्या होता है वो इंक्रीज करता है। क्योंकि अगर हम कॉलम बनाएंगे, उसका क्यूरिंग नहीं करेंगे, पानी से उसको भिगोएंगे नहीं, फॉर्मवर्क अच्छे से नहीं बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। तो कंस्ट्रक्शन हमारा लंबे समय तक चले उसके लिए क्यूरिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका कंपोनेंट अगर हम बात करें फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में तो फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब और स्टेयर केस होता है, और लास्टली पार्टीशन वॉल। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, स्लैब जो है लोड ट्रांसफर करता है बीम पे, बीम जो है लोड ट्रांसफर करता है कॉलम पे, कॉलम लोड ट्रांसफर करता है फाउंडेशन पे, और फाउंडेशन लोड ट्रांसफर करता है आपका सॉइल के ऊपर। तो यहाँ पे कंपैरिजन अगर हम बात करें, डिफरेंसेस अगर बात करें बिटवीन लोड बियरिंग एंड आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, तो लोड ट्रांसफर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में थ्रू वॉल एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में थ्रू बीम एंड कॉलम। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताया सेम चीजें हैं, कुछ भी चीजें अलग नहीं है, चीजें सेम ही हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, अगला बात करते हैं प्लानिंग कंसिडरेशन फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो वाइल प्लानिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर करना है। पहला, ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन इंश्योर एडिक्वेट सनलाइट एंड वेंटिलेशन, रिड्यूसेस एनर्जी कंजम्पशन। दूसरा, प्राइवेसी, यानी सेपरेट पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस, बेडरूम्स should be away from noisy area, ventilation, cross ventilation should be provided, windows should be properly positioned, lintel lightning, maximum use of natural daylight, proper placement of windows and ventilators, circulation, easy movement between rooms, minimum wastage of floor area in corridor, sanitation, proper water supply and drainage system, hygienic kitchen and toilet arrangement, safety, fire safety measures, structural stability and earthquake resistant design, future expansion, provision for additional room of or floor if required। तो वो फ्यूचर एक्सपेंशंस के ध्यान में रखते हुए हम प्लानिंग वगैरह करते
हैं। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो क्लियरली आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको डाउट्स रहता है या कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उन पॉइंट्स को एज सून एज पॉसिबल क्लियर करने की पूरी कोशिश रहेगा हमारा और हमारी टीम का। थैंक यू।